नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली ऑस आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं, स्वागत करती हैं, खैर मकदम करती हैं आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। यस, यू गॉट माय पॉइंट। आज सैटरडे है और सैटरडे कोई ना कोई जानी मानी हस्ती हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होती हैं, जिनसे दिल के तार जुड़ जाते हैं और आपके तार भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। काफ़ी कुछ इमोशनल बातें होती हैं, कभी सुरीली बातें होती हैं और आज जज्बाती बातें होंगी। ऐसी जज्बाती बातें होंगी जो आपके सपनों को उड़ान देने में सक्षम साबित होंगी। यस, वो छोटी सी निराशा कहीं ना कहीं आपको गुदगुदाती है, उसे आशा में, उसे उस नाउम्मीदी को उम्मीद में बदलना हमारा ही काम होता है। यस, दरअसल ये जो शख्स है जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगी आज दिल से में, जिनके साथ बहुत बेहतरीन बातें होंगी, ये 100 नहीं बल्कि 200% जानते थे। इन्हें इतना आत्माद अपने ऊपर था कि इन्हें जो करना है वो करके दिखाएंगे। महज डॉक्टर के कहने पर आप किसी को 100% यानी 100% डिसेबल करार नहीं दे सकते। काफ़ी कुछ कहा डॉक्टर्स ने, कुछ नहीं कर सकते, फिजिकली चैलेंज पर्सन है, लेकिन इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदला और दुनिया भर के सामने एग्जाम्पल कायम की, मिसाल कायम की कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर का हौसला, आपका जुनून, आपका एतमाद आपसे क्या कुछ करवा सकता है। यस, एग्जैक्टली। मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, स्तर पर, जिन्होंने काफ़ी सारी मेडल हासिल किए हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। ये पैरा स्विमर शम्स आलम। हाय, हाउ आर यू डूइंग? बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट्स सो अमेजिंग दैट यू आर हियर इन आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। आप वाकई में आपने मिसाल कायम की है, पैरा स्विमर हैं आप। और मुझे अभी भी याद है जब आपने 8 किलोमीटर लगातार 4 घंटा 4 मिनट में आपने सबसे लंबी पारी खेली थी, राइट? जी। सबसे लंबा आपने स्विम किया था गोवा में जो हुआ था ओलंपिक फेस्टिवल। जी, वहाँ पे एक्चुअली में ये इस एक मुद्दे को लेकर के हमने वो किया था कि हम बीच फेस्टिवल वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे और हमारा ये मकसद ये था कि जो हमारे जैसे लोग हैं, जो लोग व्हील चेयर पे हैं या फिज़िकली कहीं ना कहीं उनको कोई तकलीफ़ है, तो वो भी ये चाहते हैं कि वो भी शेयर करें, वो भी बीचेस पे जाएं और एंजॉय करें। और इस चीज़ को दुनिया को दिखाने के लिए और ख़ास कर को वहाँ की जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, उनको दिखाने के लिए कि भाई आप जो हमारी बीचेज़ हैं उनको एक्सेसिबल बनाएं, क्योंकि हम लोग भी आना चाहते हैं, हमारी भी फैमिली, हम भी एंजॉय करना चाहते हैं, हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि हमारा मुल्क कैसे हमारी वजह से रेवेन्यू जनरेट करे और कैसे हमारा मुल्क डेवलप हो। तो उस चीज़ के उस मौके पे मैंने अपने आप को, लोगों ने मुझे बताया कि रिकॉर्ड तो मेरा पहले ही बन चुका था, रिकॉर्ड तो मेरा पहले ही बन चुका था। उन्होंने बताया कि अब यहाँ पे आप कुछ ऐसा कीजिए कि लोग उसको देखें और पूरी दुनिया में आपका नाम हो। तो हमने वहाँ पे 8 किलोमीटर का सी स्विमिंग किया, जो कि ओपन सी स्विमिंग था अरेबियन सी में, और 5 किलोमीटर अगेंस्ट द टाइड था और 3 किलोमीटर पैरेलल टू टाइड था। हालांकि मैं जब वो करने जा रहा था तो मैंने ये सोचा था कि मैं मैक्सिमम 3 घंटे का टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि जो लास्ट मैंने स्विमिंग की थी 6 किलोमीटर की, वो 1 घंटा 40 मिनट 28 सेकेंड में मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे 3 घंटा मुझे लगेगा, लेकिन चूंकि अगेंस्ट द टाइड था तो काफ़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि टाइड्स परेशान करती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो वजह थी, इसकी वजह से मुझे वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा, 4 घंटा 4 मिनट लगा। लेकिन जो भी लगा, ये बहुत ज़रूरी था वहाँ पे कि कंप्लीट करना, और वो मैंने कंप्लीट किया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो फिर से एक रिकॉर्ड आपने काम किया वहाँ पे। आपने कई सारे गोल्ड मेडल अपने नाम किए, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है। इस बारे में हम अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। चूँकि स्विमिंग की तरफ आपका ध्यान बहुत पहले से था। बचपन में मैंने सुना है 3 साल की उम्र में आप तालाब में स्विम किया करते थे। 6 साल की उम्र में आप मुंबई आए, आपकी पूरी एजुकेशन यहाँ पे हुई। कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं आप। उसके बाद बीटेक किया, जॉब किया।
तो फाइनली हवा ने रुख मोड़ लिया, हालात ऐसे आ गए, ये कह सकते हैं सब कुछ सही चल रहा था, अचानक तूफान ने ऐसी करवट ले ली कि सब कुछ पल भर में बदल गया, आपसे सब कुछ छिन गया। लेकिन जब डॉक्टर ने आपसे ये कहा कि आप पूरी तरीके से डिसेबल हैं, आपके घर वालों को कहा he won't be able to do any kind of physical activity, so what was the thought, first thought that came into your mind? मुझे लगा कि पता नहीं डॉक्टर्स ऐसा कैसे बोल सकते हैं, कि कैसे वो सोच सकते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, जबकि मेरी जो पूरी ज़िंदगी है मैं कहीं पे शांत नहीं था। मैंने कुछ ना कुछ तो किया, कुछ ना कुछ हरकतें की और उसकी वजह से बरकत हमेशा ही होती गई। तो मैं सोचा कि डॉक्टर ऐसा कैसे मुझे कह सकते हैं कि मैं 100% डिसेबल हूँ। तो उस वक्त मैंने अपने आप से ये वादा किया कि डॉक्टर भले ही कुछ भी बोले, मुझे उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। मुझे जिस तरीके से आपने बताया और मुझे ये साबित करना था अपने आप से, मैंने किसी और को मुझे नहीं बताना था कि अपने साथ लड़नी ये अपने साथ में मैंने वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला मैं आगे बढ़ूंगा और जो 100% उन्होंने मुझे डिसेबल बोला है तो मैं 200% कैपेबल होकर के बताऊंगा। और वो चीज़ें होती गई और आहिस्ता आहिस्ता अब तो खैर डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि भाई मैं 100% डिसेबल सिर्फ और सिर्फ पेपर पे हूँ, सर्टिफिकेट पे हूँ बस मैं। बाकी मेरे जो काम में हैं और जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल 200% कैपेबल और अचीवर्स के ही काम है वो। जैसे कराटे की भी प्रैक्टिस आप करते हैं, उसमें भी आप ब्लैक बेल्ट है, तो आपने स्विमिंग को ही क्यों चुना? बाद में कहा कि इनको मुझे दिखाना है, आई विल बिकम अ चैम्पियन इन स्विमिंग, पैरा स्विमर मैं बनूंगा और रिकॉर्ड्स कायम करूंगा, हाँ, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करूंगा, एशियन गेम्स में जाऊंगा। ये चीज़ें ऐसी हुई कि जब मैं एबल बॉडी एथलीट था तो सच में मेरा ये सपना था कि मैं हिंदुस्तान के लिए खेलूं, अपने मुल्क को बड़े स्टेज पे, जो कि एशियन गेम्स या ओलंपिक बहुत बड़ा स्टेज होता है खेल की दुनिया में। ये पहले सपना दिमाग में था? ये पहले से ही सपना मेरे दिमाग में था और मैं चाहता था। इत्तेफाकन यानी ऐसा है कि 2010 में मैं मेडलिस्ट भी रहा नेशनल चैम्पियनशिप में कराटे के, और मैं उस वक्त एक मजबूत दावेदार उम्मीदवार था कि मैं एशियन गेम्स में अपने मुल्क को प्रेजेंट करूं। इत्तेफाक और शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से मैं कह सकता हूं कि मेरे स्पाइन का जो ऑपरेशन हुआ वो बराबर नहीं हो पाया, और उसकी ट्यूमर था, जी वो जो ट्यूमर था उसको उन्होंने पहली बार ऑपरेशन में निकाला ही नहीं, और जिसकी वजह से मेरे जो सीने के नीचे का हिस्सा है वो पूरा ही पैरालाइज हो गया, जिसमें सेंसेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाकर के वो वक्त काफ़ी डिप्रेशन वाला और फ्रस्ट्रेटेशन जैसा वक्त था कि मैं क्या करूं। एक लड़का जो फ़ौरन ही अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है, अपने घर का ब्रेड विनर हो सकता है, और काफ़ी जो हमारी एक फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि अब हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया है तो अब ये कमाएगा, अब इसकी शादी करेंगे, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें जो एक ख्वाब होते हैं। तो वो ख्वाब हमारे घर में भी था, लेकिन वो सब अचानक से जैसे चकनाचूर हो गया। और घर वाले मुझे सपोर्ट, जो उनको सपोर्ट चाहिए थी उसके एवज़ में अब वो मुझे सपोर्ट करने लगे, क्योंकि ऐसा माहौल हो गया था कि हम क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वेरी डिफिकल्ट टाइम्स आपने देखे हैं। तो ये था, लेकिन फिर वो जो कहते हैं ना कि वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन, तो वो जो एक स्पिरिट थी, एनर्जी थी मेरे अंदर, जो एक मैं कह सकता हूँ कि ख़ानदानी तौर पे भी मेरे अंदर आ रही है, क्योंकि मेरे नाना जो थे वो भी रेसलर थे, और इस तरीके से फिर मेरे भाई, मेरे चाचा, हम सब खेल के से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो मैं कभी भी शांत नहीं बैठा, और फिर मैंने सोचा कि अब किस तरीके से, यानी अगर मैं रोते ही रहूँगा तो शायद सिर्फ पूरी ज़िंदगी रोते ही रह जाऊँगा। मुझे अपने आंसुओं को बटोरना है, क्योंकि लोग सिर्फ अगर मुझे रोता देखेंगे तो वो मेरे ऊपर हंसने वाले हैं, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे अपने आप को बटोरना है, कैसे फिर से मुझे मेरे गोल को सेट करना है, और कुछ ना कुछ मुतबादिल ज़रूर होगा इसका। वाह। क्योंकि मैं इस चीज़ में ख़ास बिलीव करता हूँ, और मेरा ये एक पुख्ता ईमान है कि अगर आपके लिए एक दरवाजे बंद होते हैं तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं, और वही हुआ मेरे साथ में। शायद अल्लाह को मुझसे बहुत कुछ बेहतर कराना था, और इसलिए शायद मैं अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और लकी समझता हूँ कि मैं एक चूज़न आदमी हूँ कि मुझे चूज़ किया गया है कि वो चीज़ें मैं करूँ जो लोगों को इंस्पायर करें, वो चीज़ें जो मैं पहले नहीं कर पाता था अब उससे ज़्यादा बेहतर करूँ।
और वही हुआ मेरे साथ में। आप अगर देखें तो 2010 में मैं एशियन गेम्स तो नहीं खेल पाया, लेकिन जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आज 2018 में एशियन पैरा गेम्स में वही चीज़ में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया जी। तो जो मेरा सपना उस वक्त चकनाचूर हो चुका था ये इस वक्त बिल्कुल पूरा हो गया। तो ये जो आपने जिस तरीके से कहा कि वो क्या चीज़ है जो इंसान को बांधे रखती है, तो ये जो गोल और जो आप सेट करते हैं अपने आप से, जो वादा करते हैं, अगर आप उस चीज़ की तरफ सिंसियरली अगर काम करें, मेहनत करें कॉन्स्टेंटली, तो ज़रूर आपको वो मिलेगी। यस, वो हम अपने व्यूअर्स को भी बारहा कहते हैं। आपकी बातों से तो और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही होगी उनको, जो छोटी मोटी चीज़ों को लेकर बड़े गमगीन होते हैं, दुनिया में बड़े दुखी होते हैं, घर वालों का सपोर्ट नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, उसका सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट आपको खुद का सपोर्ट खुद बनना होता है, जिस तरह से आप अपने सपोर्ट खुद बने, है ना। कुछ भी लोगों ने कहा, लेकिन आपने दृढ़ निश्चय किया था आपको अपना मकसद हासिल करना है। भले ही आपका पूरा पैरालाइज है नीचे का पार्ट, बावजूद उसके यू आर अ पैरा स्विमर। इंटरनेशनल स्तर पर इतने सारे अवार्ड्स अपने नाम किए, 40 से ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए आपने। सैल्यूट टू यू। थैंक यू। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कि हम दूसरों को ना देखें, क्योंकि मेरा एक फर्म बिलीव है, नो वन कैन मोटिवेट यू बट योरसेल्फ। यस। तो आप अपने आप से देखें अपने अंदर, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, वो हर चीज़ मौजूद है जो आपको एक अच्छा इंसान और एक आपकी जो गोल है वहाँ तक आपको ज़रूर पहुँचा देगा। वाह, वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर यू आर। आई शुड इनवाइट यू वेरी ऑफन इन माय शो। थैंक यू सो मच। आपकी इंटरेस्ट की अब हम बात करेंगे, क्योंकि आप सब लोगों के सामने जो है वो एग्जाम्पल है, आप हीरो है और आज हमारे सेलिब्रिटी हैं आप दिल से। मैं इंस्पायर कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा बॉलीवुड की तरफ रुक किया जाए। बॉलीवुड तो आपको पसंद ही होगा, बॉलीवुड में कौन से हीरो आपको इंस्पायर करते हैं? इंस्पायर तो सभी करते हैं, लेकिन Who's your favorite hero in Bollywood? ऐसे तो मुझे सभी पसंद है, लेकिन आमिर खान मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हाँ, आमिर खान बहुत ज़्यादा पसंद जी। है। राइट, ही इज अ परफेक्शनिस्ट। मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो आप भी वैसे परफेक्शनिस्ट है, जैसे भी कोई ओलंपिक्स होता है या फिर गेम्स होती है, एशियन गेम्स वगैरह में, जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ परफेक्ट होकर जाते हैं और मेडल लेकर ही आते हैं। जी बिल्कुल, मैं कोशिश तो वैसे ही करता हूँ। अच्छा, यू सिंग अ सॉन्ग आल्सो? हाँ, आमिर खान का सॉन्ग हो जाए। अभी उनकी जो मूवी आई थी, क्या कहते हैं, दंगल, तो उनका काफ़ी वो जो सॉन्ग था दंगल दंगल, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो You wanna sing that? आई थिंक मैं उतने अच्छे से सिंग नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है उनके। भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। मेडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब। चलिए, अभी क्विक क्वेश्चंस, वो क्विक क्वेश्चंस। फिल्में तो बहुत देखी होंगी आपने, सो कौन सी बॉलीवुड फिल्म आपको ज़्यादा प्रेरित करती है? आई थिंक मुझे स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी पिक्चरें अच्छी लगती है, जैसे कि सुल्तान आई थी सलमान खान की, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें उनका काम। और फिर उसके बाद साला खड़ूस करके एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैरी कॉम ऑब्वियसली, यानी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ में से हैं। अच्छा, इसी बात पे मुझे याद आएगा, आप पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, आप पे फिल्म भी बनने वाली है। आपका टेक उसके लिए क्या है? वो जो डॉक्यूमेंट्री आप पे बनी है, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जाती है, सो उसमें क्या देखने को मिल रहा है? उसके अंदर उसका नाम है फिनिक्स मैन। जैसे कि एक ऐसा परिंदा जो एकदम राख में से उड़ता है किस तरीके से, तो उस चीज़ के ऊपर उसके अंदर ध्यान दिया गया है। और वो काफ़ी कुछ उसके अंदर मेरे बारे में किस तरीके से, यानी बचपन से आए और फिर किस तरीके से स्विमिंग, यानी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से पूरा बनाया गया है उसे। सो आपको अप्रोच किया गया था, आप खुद उसके लिए एज ए हीरो काम करें? जी बिल्कुल। वो एक्चुअली में ऐसा हुआ कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो हमारे यहाँ जो साला खड़ूस की टीम है वो प्रमोशन के लिए आए हुए थे। तो जब उन लोगों ने बात की तो उन्हीं की टीम में से एक है, प्रोफेसर हैं वो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो फिर हम लोगों ने उसका पूरा शूट वहाँ पे डिज़ाइन किया। So you are the hero? जी, You are the hero of the जी, documentary. Yes. अच्छा है। आप फ्री टाइम में शम्स को क्या करना अच्छा लगता है? फ्री टाइम में मुझे, जैसे आपने बताया कि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, तो पहले तो मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब सच में मैं कई एक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में गया और जब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अब मुझे सच में इसको प्रोफेशनली लेना चाहिए। तो अब मैं बुक्स पढ़ता हूँ और
उसके अलावा कभी कभी म्यूज़िक सुनता हूँ और म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, ये म्यूजिकल शो है शमस, साथ साथ में इमोशनल बातों के साथ साथ मोटिवेशनल बातों के साथ साथ इसमें कुछ गाने भी चलते हैं। अच्छा, राइट, तो यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। आई हैव हर्ड कि आपको ओल्ड सॉन्ग्स बहुत पसंद है। जी ऑब्वियसली मुझे रफ़ी साहब, किशोर साहब के सॉन्ग्स काफ़ी पसंद है, क्योंकि कैसा है सॉन्ग से लगाव उस वक्त हो गया कि जब हम मुंबई में यहाँ शिफ्ट हुए तो हमारे यहाँ काम हुआ करता था, हमारा लेदर का बिज़नेस था, तो वहाँ जो लोग कारीगर होते हैं वो काम करते हैं, तो वो रेडियो चलाते हैं, एफएम चलते रहता है और फिर वो शोज़ आते रहते हैं और वो काम करते रहते हैं। तो उस तरीके से गाने से काफ़ी कुछ लगाओ, यानी कोई भी चीज़ करना हो तो एक तरह की थेरेपी का काम करता है। जी, म्यूज़िक एक तरीके की थेरेपी का काम करता है कि आप उसमें इतना मगन हो जाते हैं कि दूसरी चीज़ें आपको ध्यान नहीं होता है कि क्या हो रहा है आपके साथ में। तो हम ये कहें कि फ्री टाइम में शमस जो है मोटिवेशनल स्पीकर का काम करते हैं और साथ ही साथ म्यूजिक सुनते हैं, तो एक गाना तो हो ही जाए। Which song you want me to play or you will sing? I think, As it's a musical show, फंस गए। हाँ, मुझे काफ़ी गाने अच्छे लगते हैं। छुपे बहुत पुराने गाने गाते हैं। पुराने गाने तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन डम डम डिगा डिगा हाँ सुना सकती हैं। मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गया हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह। वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। वेरी नाइस सॉन्ग, राज कपूर में फिल्माया गया। इज अ नाइस सॉन्ग। जब बारिश होती है तब आप गिरने देती हैं बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पे। मैं काफ़ी कई एक बार मुझे मैंने, हालांकि अगर हम इसको रिलेट करें तो मैं जब बच्चा था, जब अच्छा भी था, तो भी बारिश में मैं काफ़ी फुटबॉल वगैरह खेला करता था। और अभी भी कभी कभी मैं बारिश में व्हील चेयर पर भी ऐसे निकल जाता हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं आ रहा था और बारिश चालू हो गई, तो लोग मुझे कह रहे कि आप साइड में हट जाओ, लेकिन मैं बोला नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस पे ही चलाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ऐसे, बारिश तो अच्छी होती है सबके लिए। जैसे ये तो आपकी प्रोफेशन की बातें हुई, आप पैरा स्विमर है, आप यूनाइटेड स्टेट्स फिर गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स में भी आपने अपने देश को रिप्रेजेंट किया, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ की कई सारी अच्छी यादें होंगी। वहाँ के पैरा एथलीट्स के लिए क्या कुछ किया जाता है जो यहाँ नहीं होता है? वहाँ कितना सपोर्ट उन्हें मिलता है एथलीट्स को, यहाँ कितना कम सपोर्ट मिलता है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन शम्स थोड़ा लेना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक, ठीक है? दिल से ले लेते हैं ब्रेक और दिल से में बातें जारी रहेंगी। आई विल बी सीइंग यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। दिल से में ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं और आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू है, यानी आपके अंदर कई सारी ख्वाहिशात, कई सारी उमंगें जगाने के लिए, आपके जुनून को और भी उड़ान देने के लिए, ताजगी भरने के लिए, आपके उस ना करने वाली बात को हाँ में बदलने के लिए हमारे साथ है पैरा स्विमर चैम्पियन शम्स आलम। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। जैसे कि आपने कहा, कई दफ़ा यूएस से भी लोग आ गए और उन्होंने आपसे कहा कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। सेम बात मैंने आपसे कही कि यू कैन डेफिनेटली मोटिवेट पीपल, क्योंकि 2012 में जब ये डिक्लेयर हुआ था कि आप कंप्लीटली डिसेबल्ड हैं, 100% डिसेबल्ड है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बाद आपने चैलेंज को स्वीकारा और आपने अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदला। आज आपका नाम है पूरे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड में आपका नाम है। बात करेंगे एशियन गेम्स की। जब आपने एशियन गेम्स में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, क्या कुछ यादें जुड़ी हैं? क्या लगता है आपको एशियन गेम्स में एथलीट्स के लिए, पैरा एथलीट्स के लिए क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्या कुछ चैलेंज फेस करने पड़ते हैं वहाँ पे, स्पेशली जब आप अपने मुल्क से जाते हैं? हम अपने देश की बात करें। आपने मुझसे वहाँ के बारे में पूछा। एशियन गेम्स जो कि एक तरीके से हर खिलाड़ी का एक सपना होता है। बिल्कुल, खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि उसके यहाँ पे जो तिरंगा होता है वो अगर आ जाए तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। एशियन गेम्स का मेरा भी सफ़र बहुत अच्छा रहा और मैं आपको जब एक वहाँ का एक मोमेंट बताना चाहूँगा। ज़रूर शेयर करें। 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली कर रहा था मैं वहाँ पे, वो इवेंट ख़त्म हो गया। चूँकि मैं व्हील चेयर पे हूँ तो मुझे वहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है
और उनका ऐसा सिस्टम रहता है कि जब इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं तो आप वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ पे रोक दिया गया और जब उसके बाद मैं वहाँ से निकला तो जो ऑडियंस थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, इंडोनेशिया की पब्लिक है, ना तो मुझे जानते हैं ना पहचानते, लेकिन आप यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल रहा। मैं और मेरे कोच, हम लोग दोनों वहाँ पे बस हाथ हिला रहे थे, लोग वहाँ से हाथ हिला रहे थे और मेरी आंखों से आंसू, बस आंसू ही गिरते जा रहा था। पेट्रियटिज्म कि वो इतना बेहतरीन लम्हा था कि मेरी ज़िंदगी में शायद ही ऐसा लम्हा फिर से दोबारा आए कि आप अनजान लोगों के बीच हैं और अनजान लोग आपके लिए हाथ हिला रहे हैं और आप एज अ खिलाड़ी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही खुशनसीब पल होता है और लम्हा होता है। तो वो एक बहुत ही यादगार लम्हा था मेरे लिए। उसके अलावा जहाँ तक आपने कहा कि क्या दिक्कतें होती है, क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं पैरा एथलीट को स्पेशली, ऐसा है कि यानी हमारे यहाँ जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ अभी भी ये मेंटालिटी है लोगों की कि ये तो डिसेबल लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं या ये क्या करेंगे। How can we change the perception of the people about you? That's more important. लेकिन कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट आप अगर देखें तो 2016 का जो ओलंपिक्स हुआ वहाँ पे हमारे पैरा एथलीट्स ने 5 मेडल लाए, वहाँ पे 2 गोल्ड मेडल था, वहाँ पे हमारे पास 1 सिल्वर और 2 ब्राउन्स था। तो इस तरीके से यानी हम लोगों ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिया। अभी रिसेंट हमारी एशियन गेम्स की बात ले लें तो जो एबल बॉडीड एथलीट थे उनका ऑलमोस्ट 500 लोगों का कंटिजेंट गया था, 69 मेडल लाया उन्होंने, जबकि हम पैरा एथलीट सिर्फ और सिर्फ 190 लोग गए थे और 72 मेडल्स हमने लाया है। हमने इक्वली गोल्ड लाया, इक्वली सिल्वर लाया और ब्राउन्स उनसे 2 ज़्यादा लाए हैं। क्या बात है, ये बहुत कमेंडेबल है एक्चुअली। तो हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नेशनल लेवल पे भी इस बार मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा किया और जिस तरीके से उन्होंने एबल बॉडी एथलीट को पैसा दिया नेशनल लेवल पे, उसी तरीके से हमारे पैरा मेडलिस्ट को भी उन्होंने हिस्से दिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, कोई डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर वो चीज़ें स्टेट पे आ जाती है तो अभी भी स्टेट लेवल पे बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है, हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि हरियाणा वगैरह हो गया, वहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेट भी अगर आप करते हैं तो 7-7.5 लाख रुपए आपको मिलते हैं सिर्फ पार्टिसिपेशन के, जबकि दूसरे स्टेट्स में कुछ नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं परसेप्शन आप चाहते हो चेंज हो और हम लोगों को इक्वली देखा जाए। और अब तो ऐसा है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आ चुका है हमारे लिए कि जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात की जा रही है ऑफिशियली। तो हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और अगर मैं मानता हूँ कि सरकार अगर इक्वली हम लोगों को देखे तो शायद हम पैरा एथलीट्स वो कर गुजरेंगे जो नॉर्मल एथलीट ना कर पाए। यस, क्या जुनून है, क्या लगन है। यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। आई एम वेरी वेरी मच इम्प्रेस्ड और इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। यंग जनरेशन्स जो है, हमारी आगे वाली जनरेशन जो है, उनके लिए क्या कुछ सोचते हैं आप? उनके लिए क्या कुछ नॉर्म्स होने चाहिए? मैं ऐसा कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज की जो दौर चल रहा है आज का, यहाँ पे हम सभी लोगों के पास अपने अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो मैं यही चीज़ें कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग ख़ास करके काफ़ी कुछ बॉलीवुड देखते हैं आजकल, हम लोग काफ़ी कुछ बॉलीवुड से भी इंस्पायर हैं और हमारी ज़िंदगी को एक तरीके से वहाँ पे बताया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, आप सबसे पहले तो अपने आप को पढ़ें, अपने आप का मुताला करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर अपने आप को पहचान लिया तो सब कुछ पहचान लिया, सब कुछ आपने पहचान लिया। कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें या आप इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर ये तवज्जो दे करके सबसे पहले ये कोशिश करें कि क्या काबिलियत है, क्या वो एक चीज़ है आपकी जो आपको पूरे भीड़ से अलग करती है। Yes. और अगर सच में आप दिल
तहे दिल से और दिमाग से उस चीज़ के ऊपर अगर आप तवज्जो फोकस करेंगे तो आप बिल्कुल वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी आपने बात कही। और योर फेवरेट सिंगर, आई फॉरगॉट टू टेल यू। आतिफ असलम। आतिफ असलम। बस मुझे लगता है हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। व्हाट से? जी हाँ, लेना पड़ेगा पक्का। जी और चाय खत्म करनी है ना? जी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के पार। शमस की जो मुस्कुराहट है ना, कमाल की मुस्कुराहट है। मैं चाहती हूँ इसी तरह आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। हम मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के पार, कहीं मत जाइए। दिल से मैं ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं और आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू है आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाने के लिए। शम्स आलम है, पैरा स्विमर है। वेल, एक और बात हम कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स जब आप गए थे तो वहाँ जाके क्या कुछ तुलना आप करने लगते हो, काश हमारे देश में भी इस तरह का स्वभाव रहे पैरा एथलीट्स के साथ जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है? कहाँ कमियाँ आप तलाशते हो? फिर होता है कहीं ना कहीं जहन में आती है बात, काश ये हमारे मुल्क में हो तो हमारा मुल्क कितना अच्छा होता। सो दीज थिंग्स तो डेफिनेटली कम इनटू द माइंड। आपने क्या फेस किया वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में? यादें तो बहुत अच्छी होंगी खैर। सो क्या सजेस्ट करते हैं आप कि हमारे पैरा एथलीट्स जब बाहर जाते हैं दूसरे मुल्क में, यहाँ क्या कमी है जो हमें मुकम्मल करनी चाहिए? यूनाइटेड स्टेट का जो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था 2018 में, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा और वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी थी वो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से ग्लोबल स्पोर्ट्स मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए पूरे वर्ल्ड से वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग लीडर इनटू डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया। तो आप समझ सकती हैं कि पूरी दुनिया से जब वो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और वो 17 लोगों में आप एक हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितना बड़ा ही बहुत ही खुशनसीबी और बड़ी बात है हमारे लिए और पूरे मुल्क के लिए। ये खुशनसीबी की बात है। आपने पैरा एथलीट की जो बात की तो मैं वहाँ पे बता दूँ, वहाँ पे जब मैं गया तो उनका NWBA, क्योंकि स्टेट्स के अंदर बास्केटबॉल बहुत फेमस है, इतना ज़्यादा फेमस है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ बॉलीवुड फेमस है उससे भी कहीं ज़्यादा वहाँ पे वो फेमस है। वाह क्या बात। मैं उनकी नेशनल चैम्पियनशिप्स में गया और आप यकीन माने कि कैंटकी एग्जीबिशन सेंटर में उनका वो नेशनल चैम्पियनशिप हुआ, जहाँ पे एक साथ में 956 एथलीट्स थे जो कि व्हील चेयर पे थे। ओह, पहली बार मैंने इतने एथलीट्स को एक जगह व्हील चेयर पे देखा और इतना बेहतरीन उनका वहाँ पे वो प्रोग्राम हुआ। वहाँ पे वो अपने आप में एक और वहाँ पे मैंने ये देखा कि बच्चे 7 साल के 8 साल के बच्चों से लेकर के 70 साल के लोग वहाँ पे खेल रहे हैं। उनकी US आर्मी, उनकी नेवी की टीम, वेटरन टीम, अलग अलग सब लोग आकर के कैसे खेल रहे हैं। तो जो मेरे जो कोच थे मिस्टर डॉग गार्नर, उनसे मैंने जब बात की और जब मैंने पूछा तो ये मुझे पता चला कि उनके पास जो पाइपलाइन है, सर्च जो है कि किस तरीके से हम फ्यूचर ओलंपियंस या पैरालंपियंस तैयार करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके यहाँ वो नेशनल चैम्पियनशिप्स लेते हैं और वहाँ से जो परफॉर्म करते हैं उनको लेकर के फिर अलग से ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो ख़ास चीज़ें मैंने नोटिस की वो ये है, हालांकि उनके ओलंपियंस जो कि मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, मैं उनसे भी मिला और उनसे पूछा कि आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि हम अगर गोल्ड मेडल लाते हैं तो हमको $5,000 मिलता है। $5,000 हमारे यहाँ के हिसाब से शायद मुश्किल से 3-3.5 लाख रुपए होंगे। लेकिन मैंने कहा, फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आपको इतना कम पैसा मिलता है, आप हमारे इंडिया से खेलो, आप करोड़पति बन जाओगे वहाँ पे। क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो वो तो मिलियनरी है, बगैर किसी चिंता के वो मिलियनरी है। तो वो लोग भी उस चीज़ को वो लेंगे। लेकिन उन्होंने जो ख़ास डिफरेंस बताया मुझे वो ये है कि उनके पास जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा एक्सीलेंट सेंटर्स हैं उनके पास। कोलोराडो स्प्रिंग सेंटर्स वगैरह हैं वहाँ पे। वो जैसे ही आप नेशनल में परफॉर्म करते हैं, आपको ना तो आपके खाने के बारे में सोचना है, ना आपको रहने के बारे में सोचना है, ना आपको कोचिंग के बारे में सोचना है। टेक केयर ऑफ एवरीथिंग वो आपको, यानी समझ लीजिए आप उनके मेहमान हैं और आपकी वो हर तरीके से खातिरदारी करेंगे। और आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। सो लवली। लेकिन अगर वही चीज़ें हम बैक इन इंडिया हैं, हालांकि हम भी मेडल ला रहे हैं ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स में, भले ही हम मेडल टैली में अभी भी बहुत नीचे हैं,
हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हम इस चीज़ पे लैग कर रहे हैं कि जो ट्रेनिंग के ऊपर फोकस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ओके, सो आपको लगता है कि ट्रेनिंग पे ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ होना चाहिए? जी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि आप देखें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई मेडल जीतता है तो वो अचानक से उसको इतना लाइमलाइट मिलता है और पैसा, हर एक चीज़ आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे कि ओलंपिक से या पैरालंपिक से पहले बच्चों के ऊपर या एथलीट के ऊपर हम खर्च करें वही पैसा, yes. अगर 10% भी अगर हम खर्च करें, हम ट्रेनिंग अच्छे से, टेक्निक्स अच्छे सिखाएं उन्हें, ताकि आगे जाके वो मेडल तो हमारे जो मेडल काउंट है वो बढ़ जाएंगे वो बढ़ जाएंगे बाज़ाब्ता। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये एक डिफरेंस मुझे लगा। हाँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। आप तो पैरा स्विमर चैंपियन है, अब आप 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाले हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जाने वाले हैं। वहाँ आपकी कलाबाजी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। आप वहाँ से भी ढेर सारे मेडल्स लेकर आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। फूड में आपका क्या इंटरेस्ट है? आप फूडी है या फिर ज़्यादा खाते नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं खाता हूँ, मुझे तो बहुत क्या अच्छा लगता है खाने में? मुझे ऑब्वियसली फ़िश अच्छा लगता है, और चिकन हमारे यहाँ रोज़ाना ही बन जाता है। तो लेकिन जब मैं यूएस गया तो वहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ मुझे देखने मिली, जैसे कि बारबेक्यू चिकन्स होती हैं, फिर मैंगो चिकन्स होती हैं, स्प्रिंग चिकन्स होती हैं, तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा लगा। और फ़िश के अंदर भी मुझे काफ़ी पसंद आती है, वहाँ पे कैलामरीज़ हैं फ़िश, और फिंगर फिश फ्राइज़ है, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे ऑडियंस के मुंह में पानी आ रहा होगा, सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट के वक्त वो मांगेंगे आप की तरह फिश वगैरह सुबह सुबह, अच्छा नहीं लगेगा? मेरे हिसाब से अगर आप जब कुछ कसरत करके आते हैं तो आपको भूख भी अच्छी लगती है, तो आपको कहते हैं ना कि सुबह का नाश्ता आपका बिल्कुल एकदम अच्छा होना चाहिए। यस यस। क्या क्या एक्सरसाइजेज आपकी होती हैं शमस? मेरे जो सुबह का जो मेरा रूटीन होता है वो इस तरीके से कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मेरे वालिद साहब का तकरीबन 90 साल के हैं, तो वो काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं, और फिर सुबह की फिर नमाज के बाद फिर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद मैं स्विमिंग के लिए निकल जाता हूँ। फिर स्विमिंग करके आता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, फिर उसके बाद से दोबारा शाम को मेरी फिटनेस सेंटर फिर जाना, फिर थोड़ा सा योगा करना, और इस तरीके से यानी मेरा दिन। आपका ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है, आप ट्रेन भी करते हैं लोग बच्चों को? जी, मैं बच्चों को एज अ कोचिंग कैंप टाइप का हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग जगह पे, और वहाँ पे 4 दिन 5 दिन का कोचिंग कैंप, फ्री कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। वाह, क्या किसी बात से है, चार्ज नहीं करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा काम आप करते हैं। मैं चाहती हूँ इसी तरह से आप काम करते रहें, लोगों को इंस्पायर करते रहें, और अपने देश के लिए खूब सारे मेडल्स ला के रखें। और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे जितने भी स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उन्हें लोग इस नज़रे से ना देखें कि ये एबल नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदल दिया है और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा। जाते जाते एक कोई गाना आपका, ये पल मैं जाने नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ ये लम्हे यहीं पे रुक जाए, यहीं पे रुक जाए, और हम बहुत सारी बातें करें, बट क्या करें, वक्त इजाज़त नहीं देता शमस। आने वाला पल जाने वाला है जी। हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो जी। या आई प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट शमस, थैंक्स अ लॉट। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। उम्मीद करती हूँ आज का दिल से आपको बेहद पसंद आ गया होगा। कई सारी बातें आपने जानी होंगी शम्स आलम से, जो पैरा स्विमर है। इन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है, और कई सारे मेडल्स हमारे देश को दिलवाए हैं। मैं चाहती हूँ कि इन्हीं की तरह आप अपने दिल में जुनून, हौसला, एतमाद जगाए रखें, ताकि आप जिस चीज़ को ना कहते हैं ना, उसे ना करें। आप कहेंगे कि यस, ये मैं कर सकता हूँ, या ये मैं कर सकती हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। एंजॉय कर लिया आज आपने दिल से। अब जो नाश्ता ठंडा हो रहा है उसे जल्दी जल्दी हजम कर लें। मेरी भी चाय बहुत ठंडी हो रही है, बातों में बहुत लग गई। आई विश ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।